कल से कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपने मनोज झा को कितने पैसे दिए थे प्रमोशन के लिए। व्हाट्सएप मैसेज आता है कि आपकी किताब का रेफरेंस दिया गया है संसद में। तो मैं थोड़े देर के लिए मैं एकदम वो हो गया कि मनोज झा जी ने बोला राज्यसभा में आपकी किताब के बारे में, उसके बाद उनसे आपकी बात हुई इस बारे में? मैंने उनको थैंक यू बोला, क्योंकि देश की संसद में किताब के बारे में जाना बहुत रेयर होता है और मुझे इसका मतलब समझ में आता है। जितनी ये खुशी की बात है उतनी ही ज्यादा आपको ये रिस्पॉन्सिबल बनाने वाली बात है। जिन राज्यों में कश्मीर को लेकर राजनीति हो रही है और जो राज्य भारत की राजनीति डिसाइड कर रहे हैं, उनको कश्मीर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उस आवाम को कुछ कश्मीर के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वो पैशनेट इतने हैं कि वो कश्मीर के नाम पे शायद बिहार में भी वोट दे देते हैं। बहुत बड़े चैनल की एक एंकर थी जिनको हम लोगों ने वहां से रेस्क्यू किया था, वो महिला एंकर है और वो लाल चौक के पास से बिल्कुल खाली पड़ी शटर की दुकानें बंद है और वो वहां से बता रही थी कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, जो कि बिल्कुल एक वाहियात सी बात थी। मैं अजीत डोभाल से मिलकर आया हूँ, उनका बेटा उनको सीधा ये कहता है कि भाई अब हमें शोपियान छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब आप हर जगह होगे, क्योंकि वो उनको सेंस लग जाता है कि ये प्रोपोगंडा उनके साथ हो चुका है। अच्छा, पाकिस्तान चले जाओ, उसके बाद वो ये लॉजिक देते हैं कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा था तब तुम कहाँ थे। तो क्या स्थिति है वहाँ, ग्राउंड रियलिटी क्या है? कश्मीरी पंडित क्या बिल्कुल कश्मीर में नहीं है, और क्या कुछ वहाँ पर हकीकत है? यंग एंड एंग्री के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हमारे पिछले जो पुराने मेहमान थे उनसे काफी अलग हैं। अब तक हमने आपको यंग एंड एंग्री में जो यंग लीडर हैं या स्टूडेंट लीडर हैं उनका आपसे परिचय करवाया है, लेकिन आज हमारे साथ एक यंग पत्रकार हैं। और ये आज इस यंग एंड एंग्री के इस खास प्रोग्राम में इसलिए हैं क्योंकि मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में इनकी लिखी हुई पहली किताब जो है इनकी, उसकी चर्चा राज्यसभा में की उन्होंने, और खास तौर पर लोगों से कहा कि इस किताब को पढ़िए, और सांसदों से ये कहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये लाल चौक बहुत यंग लड़के ने लिखी है सर, बिहार का लड़का है, उसने ये बात लिखी है और कहा है कि नॉर्मैलिटी कैसे रिस्टोर की जा सकती है। सब पढ़ें। रोहिन बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। रोहिन एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। और ज्यादा परिचय रोहिन अपना खुद देंगे, लेकिन रोहिन हमारी खास गुजारिश है कि आप अपने परिचय में आप अपनी उम्र, आपकी जो बैकग्राउंड है, पढ़ाई का बैकग्राउंड, और आप कहाँ से आते हैं, इसके बारे में बताएं। फिर हम किताब के ऊपर आएंगे कि आपकी उम्र क्या है और किस उम्र में आपने ये किताब, वो भी कश्मीर जैसे मुद्दे पे आपने किताब लिखी। ये उम्र आप लाइव चैनल पे पूछ रहे हैं, लेकिन ठीक है। मेरी उम्र अभी 26 साल है और मैं गया का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गया में ही हुई है। उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन हुई है मेरी। और उसके बाद मैंने जर्नलिज्म की एक छोटी सी डिग्री ली है और उसके बाद मैं पत्रकारिता में हूँ और अब करीब 6 साल लगभग हो गए हैं इस फील्ड में। और मतलब मेरे ख्याल में जर्नलिज्म स्कूल ज्वाइन करने से पहले भी मैं लिख रहा था अलग अलग पोर्टल्स के लिए। तो हालांकि फॉर्मल ट्रेनिंग मेरी बहुत मतलब उस स्कूल में तो नहीं हुई, लेकिन हाँ लिखने की शुरुआत काफी पहले से हो गई थी। और मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट में मेरा इंटरेस्ट जो है वो शायद 2014-15 के आसपास वो धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। और हाँ 14-15 में बनना शुरू हुआ, लेकिन जो पहला किक मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है मिला, वो सीरिया से एक तस्वीर आई थी रिफ्यूजीज की, एक ऐलान ऐलान कुर्दी की, वो छोटा सा बच्चा जो तट पे पाया गया था। और उसी के कुछ महीने के बाद कश्मीर में बुरहान वानी मिलिटेंट को मारा गया और उसके बाद वैली में काफी दिनों तक कर्फ्यू रहा। तो उन दिनों मैं जर्नलिज्म स्कूल में था और मैं लोगों से बात करता था, तो मुझे लगता था कि भाई इनको तो अभी बहुत आइडिया ही नहीं है। और वहां पे मेरे आइडियाज का क्लैश होता था और फिर मुझे लगा कि शायद ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है कश्मीर को जानने और सब, क्योंकि तब मुझे भी बहुत कश्मीर के बारे में नहीं मालूम था। और लेकिन वो किक शायद वहीं से आया था और उसके बाद मैंने उस पर काम करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया।
तो हाँ, ऐसी शुरुआत रही थी। तो ये पूरा प्रोसेस क्या था? क्या आप कश्मीर में जाके रुके, वहाँ के लोगों से बात किया और कितने दिन तक आपने इस बुक के लिए रिसर्च किया और वहाँ के लोगों के बीच कितने दिन रहे? मेरे ख्याल में तंजील इस किताब को बनने में 5 साल पूरे लगे हैं और 5 साल मतलब इसमें रिसर्च जुड़ा हुआ है और पिछले 4 साढ़े 4 साल से मैं लगातार वैली जाता रहा हूँ, अच्छा। लोगों से मिलता रहा हूँ और मेरे किताब लिखने का बेसिक पर्पस ये था क्योंकि मुझे मालूम थी कि कश्मीर पे कई सारी किताबें ऑलरेडी हैं हुँ, और बहुत सारे एकेडमिशियंस ने बहुत सारी बातें लिखी हैं कश्मीर को लेके बिल्कुल। और एक चीज़ जो मुझे हमेशा हिट करती थी कि जिन राज्यों में कश्मीर को लेकर राजनीति हो रही है हुँ, और जो राज्य भारत की राजनीति डिसाइड कर रहे हैं, उनको कश्मीर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। उस आवाम को कुछ कश्मीर के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वो पैशनेट इतने हैं कि वो कश्मीर के नाम पे शायद बिहार में भी वोट दे देते हैं। आप देखिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो या यूपी विधानसभा के हुँ, चुनाव हो, उस समय कुछ ना कुछ कश्मीर को लेके और मैं जब कश्मीर कहता हूँ तो कई बार कश्मीर को वो सिनोनिमस बनाते हैं पाकिस्तान से और कश्मीर बराबर पाकिस्तान टाइप का नैरेटिव जो चलना शुरू हो जाता है। अभी भी यूपी के इलेक्शंस में धीरे-धीरे वो वापस हम वहीं पे पहुँच रहे हैं। हुँ, तो उन लोगों को एक्चुअली मालूम नहीं है कि एक्चुअली में कश्मीर में हालात क्या है। तो मुझे लगा कि मैं एकेडमिशियन नहीं हूँ, मैं उतना एनालाइज़ नहीं कर सकता, ना ही मेरा उतना अनुभव है और ना ही मेरी उतनी उम्र है। तो मुझे लगा कि मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ ये, कि जो लोगों का कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनका कश्मीरियों से कोई राब्ता नहीं है। वो हुँ, कश्मीर को सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन स्ट्रीम टीवी से जानते हैं और अलग-अलग जो सोर्सेज़ हैं या सिनेमा से जानते हैं। तो एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है सनी देओल, माँ तुझे सलाम फ़िल्म का कि दूध माँगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर माँगोगे तो चीर देंगे। तो एक्चुअली में सबका जो परसेप्शन है कश्मीर को लेके वो बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। तो वहाँ से शायद मैंने फिर ये शुरू किया कि नहीं, मेरा जो काम होगा वो यही होगा कि मैं उनकी बात जैसे वो कह रहे हैं, मैं उनकी बात को वैसे ही लिखूँगा और ये मेरा अपना कमिटमेंट था और इस कमिटमेंट को और पुष्ट करते थे जब वहाँ मैं जाता था, तो लोग हमेशा यही कहते थे क्योंकि मैं उनके लिए भारतीय पत्रकार था। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके का क्रिमिनल भूमिका जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने निभाया है इतने वर्षों में, तो उसका खामियाजा ये होता था कि लोग आप पहले भरोसा नहीं करते थे। उनको लगता था कि आप कुछ भी बात करके जाएँगे लेकिन आप लिखेंगे कुछ और, क्योंकि अच्छा। अल्टीमेटली आप भारतीय पत्रकार हैं। हुँ, तो वो एक रेपुटेशन उनसे बिल्ड करना और उनको ये एहसास दिलाना मैंने किताब में भी कई जगहों पे ज़िक्र किया है कि लोग बस ये कहते थे कि मैंने आपको इतनी कहानियाँ इसलिए बताई हैं क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है कि आप मेरी कहानियों को वैसे ही लिख रहे होंगे। और अभी भी जब ये परसों से चर्चा में आया है, सॉरी कल से हुँ, चर्चा में आया है, तो मैं कश्मीरियों से सिर्फ़ और सिर्फ़ यही पूछ रहा हूँ, क्या मैं अपना वादा निभा पाया या नहीं निभा पाया? तो अभी जब वो कह रहे हैं कि हाँ, आपने अपना वादा निभाया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि मेरे काम को वैलिडेशन शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ कश्मीरी दे सकते थे। सिर्फ़ जम्मू, लद्दाख के लोग बता सकते थे कि हाँ, जो आपने हमारे बारे में लिखा है वो सच है, हमारा सच है। तो हाँ, ऐसी शुरुआत हुई थी इस किताब की और मुझे लिखने में सिर्फ़ मेरे ख़्याल में साल भर या थोड़ा बहुत ज़्यादा लगा। लेकिन जो ओवरऑल रिसर्च है और जो पूरे राइटिंग का प्रोसेस है वो करीब 5 साल का है। तो ये करीब 256 पेजों की किताब है, 256 पेजेज़ की किताब है। तो इस 256 पेज में ऐसा क्या ख़ास है कि एक बिहार से आरजेडी के सांसद उस किताब में आपको इतना इंटरेस्ट लेते हैं और राज्यसभा के अंदर भाजपा तक किताब लेकर जाते हैं और उसको लहराते हैं। बल्कि अगर मैं सही समझ पाया तो उनका जो अटायर था, जो उन्होंने ड्रेसिंग की थी, वो भी शायद थोड़ा कश्मीरी स्टाइल में ड्रेस्ड थे। तो मतलब वो पूरे प्लान्ड एक तरीके से लगता है गए थे कि आज जाके कंक्लूज़न जो है अपने स्पीच का इस किताब से ही करना है और वेशभूषे से मतलब पहनावे से भी वो दिखना चाहिए, वो कुछ मैसेज देना चाह रहे थे। तो ऐसा क्या ख़ास है 256 पेज में जो मनोज झा और एक प्रोफ़ेसर भी हैं काफ़ी पढ़े-लिखे, बल्कि कई लोग उनको अभी के जो संसद है उसके सबसे इंटेलेक्चुअल और पढ़े-लिखे सांसदों में, एमपीज़ में काउंट करते हैं। तो ऐसा क्या ख़ास है जो उनका ध्यान खींचा उस किताब ने?
क्या अलग है आपकी हाँ, किताब में? मैं आपको पहली बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि कल से कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपने मनोज झा को कितने पैसे दिए थे प्रमोशन के लिए। तो अभी अभी उसमें ये लगता है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब 1 महीने पहले मुझे मनोज झा का एक्चुअली कॉल आया अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैंने आपकी किताब खरीदी है और मुझे आपकी राइटिंग स्टाइल काफी अच्छी लगी, बाकी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। तो मैंने मतलब अचानक से किसी का फोन आता है और वो बोलता है तो आपको अच्छा फील होता है, और फिर मैंने कभी उनसे फॉलो अप नहीं किया कि आपने किताब पढ़ ली या नहीं पढ़ी है। और कल अचानक से जब ये मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कि आपकी किताब का रेफरेंस दिया गया है संसद में, तो मैं थोड़े देर के लिए मैं एकदम वो हो गया कि संसद में, अच्छा मेरे दिमाग में बिल्कुल उस वक्त ये रजिस्टर नहीं हो पाया कि ये शायद मनोज झा हो सकते हैं। तो अ, उसके बाद मैंने उस रैंडम नंबर से था तो मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल किया, ये क्या हुआ है? तो उसने बताया कि मनोज झा ने, तो वो क्योंकि लाइव चल रहा था तो मैं देख भी नहीं पा रहा था, तो आधे घंटे के बाद मैंने वो क्लिप देखी तो मुझे लगा कि हाँ अच्छा ये बात है। तो मुझे मेरा जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ उसमें ये लगता है कि अ, मनोज जी का एक्चुअली इंटरेस्ट कश्मीर में शुरू से रहा है। और उन्होंने पहले भी मेरे ख्याल में 2019 में भी 370 जब हटाया गया तो वो काफी वोकल थे। और अभी अभी हाल में जब नागालैंड की घटना हुई थी, मौन की घटना हुई थी जिसमें 11 मजदूरों को मार दिया गया, तो उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन आवर में वो रेज किया था और वो आफ्सपा को लेके भी क्वेश्चंस करते रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग रहा है कि क्योंकि हम लोग उनको ये देखते हैं कि वो आरजेडी के एमपी है, बिहार से आते हैं और वो आफ्सपा और ऐसी क्रिटिकल इश्यूज पे क्वेश्चन आवर में रेज कर रहे हैं। तो शायद उनको किताब में कुछ ऐसा दिखा होगा, अब मुझे नहीं मालूम कि उनको ये क्या अच्छा लगा। और हालांकि उन्होंने मुझसे सिर्फ यही बोला है कि इट टेक्स डेयरिंग टू राइट ऑल दीज थिंग्स व्हाट यू हैव रिटन, और उन्होंने मुझे ये बोला कि आपकी राइटिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद आई है। तो इससे ज्यादा एक्चुअली में मुझे भी नहीं मालूम है कि उनको क्या पसंद आया है इस किताब में। और अब कई कई लोग अब ये पढ़ रहे हैं किताब, और पहले भी उन्होंने रिव्यू दिया है कि हाँ उनके कई सारे भ्रम कश्मीर को लेकर टूटे हैं। तो ये मेरे लिए इनकरेजिंग है क्योंकि मैं अभी भी ये रजिस्टर नहीं कर पाता हूँ सच में कि मैं एक लेखक हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि ये जो मेरा काम है ये एक रिपोर्टर का काम है, ये एक रिपोर्टाज है। क्योंकि मेरे लिए राइटर वर्ड अभी भी बहुत बड़ा है और बहुत ही, मुझे लगता है कि मैं अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया हूँ। मैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्टाज है कि मैंने जो देखा वो मैंने लिखा है। तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह की कंटेंट की कमी थी। अभी तक शायद लोग कश्मीर को इस तरीके से नहीं देख पाए थे क्योंकि एकेडमिशियंस जो लिख रहे थे वो एक एनालिसिस लिख रहे थे, उसमें ह्यूमन एंगल नहीं आ रहा था कि भाई कोई एबीसीडी आदमी है अगर, तो उसके जीवन की कहानी क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट में कैसे रह पा रहा है। तो शायद मुझे लगता है कि वो मैं अपनी किताब में कर पाया हूँ और इसीलिए इसको लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है। अच्छा, तो जब मनोज झा जी ने बोला राज्यसभा में आपकी किताब के बारे, उसके बाद उनसे आपकी बात हुई इस बारे में, हाँ मतलब वही वही को मैं लेकर? बता रहा हूँ कि इसके हाँ बाद उनसे बात हुई? बात आपने हुई। कहा पहले बात हुई थी, क्या उसके बाद हाँ बात हुई नहीं, मतलब? तो कल शाम को शायद जब वो संसद से बाहर आए तो उन्होंने मुझे कॉल किया अच्छा। और तो मैंने उनको सीधा बोला कि अरे आपने तो मुझे स्टार बना दिया। तो हमारी तो कोई चर्चा भी नहीं हुई और अच्छा। अभी बताइए लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो मैंने उनको थैंक यू बोला क्योंकि देश की संसद में किताब के बारे में जाना बहुत रेयर होता है और मुझे इसका मतलब समझ में आता है। जितनी ये खुशी की बात है उतनी ही ज्यादा आपको ये रिस्पॉन्सिबल बनाने वाली बात है कि आपने जो बात लिखी है, और अगर एक सांसद ने ये कहा है सदन में खड़े होकर कि शायद इस किताब में एक, मैं सॉल्यूशन तो नहीं कहूंगा लेकिन एक वे फॉरवर्ड दिख रहा है कि भाई कश्मीरियों का दिल कैसे जीता जा सकता है या कैसे वहां पे कम से कम शांति स्थापित की जा सकती है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एज रिपोर्टर्स हम लोग भी हमेशा सोचते हैं कि हमारी हर स्टोरी पे इम्पैक्ट नहीं हो पाता है और हम चाहते हैं कि, और इम्पैक्ट या तो कोर्ट से हो पाते हैं या तो लॉ मेकर्स के पास वो जाती है तब वो हो पाता है, या तो तो जब पार्लियामेंट में गई है और उसके बाद मुझे ये बताया गया कि बहुत सारे साउथ के जो एमपी हैं उन्होंने कहा कि हमें इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद चाहिए और वो पढ़ने को इच्छुक है इस किताब को। तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब इसका कुछ तो इम्पैक्ट शायद हो सकता है और गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि
कश्मीर इस वक्त बहुत ही बैड स्टेज में है और भरोसे की बहुत भयानक कमी है। लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं है सरकार पे। तो वो हीलिंग टच कैसे शुरू की जा सकती है, कैसे बात आगे बढ़ाया जा सकता है, वो हमारे देश के भी हित में होगा और वो कश्मीर के भी हित में होगा इस वक्त। तो आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं और भाषाओं में, इंग्लिश में खास तौर पर? अभी बात चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि मतलब मुझे अच्छा, मालूम नहीं था कि पब्लिकेशन के अपने इतने चैलेंजेस होते हैं। अच्छा। मुझे लगा कि किताब लिख दिया, कंटेंट दे दिया तो बात हो गई। तो अभी मैं भी सीख रहा हूँ कि भाई पब्लिशिंग का पूरा जो मॉड्यूल है वो क्या है। अच्छा, तो चलिए। तो अब हम आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि 5 साल आपने इस पे रिसर्च किया, तो इस बीच 370 हटा लिया गया कश्मीर से, पूरा सब कुछ बदल गया कश्मीर के अंदर। तो आपने क्या बदलाव देखा 370 हटाने से पहले और उसके हटने के बाद, 2019 के बाद आपने क्या बदलाव कश्मीर के अंदर देखा? एक तंजील, मैंने जो सबसे बड़ा चेंज देखा वो ये कि 2019 के पहले आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते थे जो ये कहते थे कि भारत के साथ रहने में हमारा भला है, हमारा फायदा है। और वो मिलिटेंसी को लेके ना उतने सपोर्टिव नहीं थे, उनको ये मालूम था कि ये कोई वे फॉरवर्ड है नहीं। अच्छा, और 2019 के बाद मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। 2019 के बाद मैं जब सितंबर के महीने में जब मैं वहां पहुंचा, तो मैं जब कैब से एयरपोर्ट से शहर की तरफ जा रहा था, तो हैदरपुरा में गिलानी साहब का घर है और वो अच्छा, आपको सड़क से थोड़ा सा दिखता है। तो मुझे कैब के ड्राइवर ने अचानक से वो गाड़ी स्लो की और उसने मुझे बताया कि ये गिलानी साहब का घर है। हालांकि मुझे मालूम था कि ये गिलानी साहब का घर है, लेकिन वो जिस इमोशन से बता रहा था, अच्छा, मैंने उससे पूछा कि अ, मैं उससे बात करने लगा तो उसने बताया कि अ, सिर्फ गिलानी साहब ने सही कहा था कि और वही उनकी बात हुई है कि भारत कभी हमारा नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग दिल्ली में ये कह रहे थे कि हुर्रियत इर्रेलेवेंट हो गया है। और तब मैं लोगों से और बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि हुर्रियत इर्रेलेवेंट तो था ही नहीं। एक्चुअली में हुर्रियत और स्टैब्लिश हो गया था कि हुर्रियत ने जो बात इतने सालों से कही है वो अच्छा, एक्चुअली वही हुई है 5 अगस्त और 2019 को। तो मुझे लगा कि ये जो एक बड़ा चेंज था एक। और लोग लोग मतलब प्रोटेस्ट में ये कह रहे थे देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन। ये कश्मीर के लिए वापस से आप समझिए कि 1990s में वापस जाने वाली बात होने लगी थी। और मीडिया को लेके बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैंने प्रोटेस्ट में देखा कि लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लेकर आ रहे थे और वो कह रहे थे कि वी सपोर्ट बीबीसी, वी सपोर्ट अल जजीरा। और एक भी इंडियन मीडिया को लेकर कुछ भी नहीं था। इंडियन मीडिया को एक छोटा सा वाकया हुआ मुहर्रम के रोज, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे और मैं भी था और मेरे साथ कुछ और जर्नलिस्ट भी थे। तो क्योंकि हमारी शक्लें भारतीयों की तरह मिलती हैं और हम्म, आप कैमरे के साथ होते हैं, तो आप भी उस मॉब का शिकार होते हैं और वो गुस्से में होता है। वो अच्छा, आपको स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गुस्सा है कि तुम हमारा सच नहीं दिखा रहे हो। एक बहुत बड़े चैनल की एक एंकर थी जिनको हम लोगों ने वहां से रेस्क्यू किया था, वो महिला एंकर है। और जी, वो लाल चौक के पास से बिल्कुल खाली पड़ी शटर की दुकानें बंद है और वो वहां से बता रही थी कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, जो कि बिल्कुल एक वाहियात सी बात थी। तो लोगों में गुस्सा इस कदर था। तो ये जो बड़े बड़े चेंजेस 2019 के बाद हुए हैं और उसके बाद से अभी लगभग 2 साल बीतने को है और कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं हो पाया है। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। अभी आप देखिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वहां की, उसके साथ एक राउंड की बातचीत है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो जितनी जल्दी उन चीजों को रिस्टोर नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी इस वक्त। क्योंकि आपने लाल चौक का एक वाकया भी सुनाया और लाल चौक आपकी किताब का भी नाम है, लेकिन जो हिंदी ऑडियंस है, जो हिंदी हार्टलैंड के लोग हैं, हिंदी भाषा बोलने वाले, उन्होंने लाल चौक नाम अब तक जो ज्यादातर खबर के जरिए सुना है, वो यही है कि कोई लड़का, कोई लड़की, कोई युवा चैलेंज कर देता है कि इस बार झंडा लाल चौक पे फहरा के आएंगे, फिर बहुत कुछ होता है, मीडिया उसको फॉलो करती है। तो हम्म। आपने ये लाल चौक नाम क्या सोच के चुना? मतलब ये, क्योंकि बहुत कुछ नाम रखा जा सकता था, लाल चौक ही क्यों नाम आपने रखा किताब का? उसकी दो वजह थी बेसिकली। एक तो यही थी, जैसे
जितने युवा आज वो लाल चौक के बारे में जो एक इम्प्रेशन है एवरेज इंडियंस का, वही समझ मेरी भी थी लाल चौक को लेकर। और मैं तो मतलब मेरी समझदारी इतनी खराब मैं कहूंगा आज के दिन में थी कि जब मैं पहली बार लाल चौक देख रहा था तो मुझे घंटा घर लाल चौक लग रहा था। तो घंटा घर तो लाल चौक का एक पार्ट है, लाल चौक तो बड़ा एरिया है ना। तो ये वो बात है। और दूसरी ये बात थी कि लाल चौक का एक अपना हिस्ट्री रहा है। तो घंटा घर के आने के पहले वो लाल चौक रहा है, और आ, उसका रशियन रिवॉल्यूशन से भी थोड़ा लिंक है, बहुत पुराने जमाने का। और उसके बाद जब 90s में वायलेंस शुरू हुआ तो लाल चौक एक तरीके का वो हॉटस्पॉट बन गया, जहाँ पे मिलिटेंट्स ने भी उसको अपना टारगेट किया, उस एरिया को, क्योंकि वो काफी क्लोज एरिया है। मतलब वो एक ऐसा एरिया है कि जो शहर का वो बिजनेस हब है बेसिकली आज के दिन में। और वहां से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज और वो जो रीच है शहर की, वो बिल्कुल करीब है। तो वो समझिए कि सिटी सेंटर है वो श्रीनगर का। तो और लाल चौक हमेशा से ही वो रहता है कि जब भी कहीं कर्फ्यू लगता है तो सबसे पहले उस एरिया को कॉर्डन किया जाता है, आज के दिन में भी। और और हमेशा आप देखेंगे कि कोई भी रिपोर्टर वहां पहुंचता है तो उसी घंटा घर के बाहर से वो अपना P2C कर रहा होता है। तो ये जो इमेजिनेशन था, और लाल चौक पे हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो पूरा एक वो लेकर गए थे वहां पे कि हम झंडा फहराएंगे 1992 में, उस वक्त की कश्मीर हमारा है वाला नैरेटिव में झंडा फहराने तक की बात। तो वो सारा जो इमेजिनेशन है, और आज जो लाल चौक है, वो जो घंटा घर बना है, उसमें आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश यही है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहां पे कम से कम तिरंगे की लाइटिंग हो जाए। तो मुझे लगा कि ये किताब के बारे में परसेप्शन को समझाने में ये लाल चौक नाम बेस्ट है। क्योंकि कोई बिहार में लाल चौक सुन रहा होगा तो वो कुछ और याद कर रहा होगा, कश्मीर में जो लाल चौक सुनता है वो कुछ और उससे अपना इमेजिनेशन बिल्ड कर रहा होता है। तो इसीलिए मैंने नाम लाल चौक चुना था। इसी से जो आप कश्मीर और बाहर की जो आपने बात की, जो पहला जो आपका चैप्टर है जो परसेप्शन को लेकर बात करता है, अंदर और बाहर के लोग, तो क्या कितना अलग है ये परसेप्शन? क्या बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिल्कुल नजरिया ही ब्लैक एंड व्हाइट जैसा डिफरेंस है? क्या है आपके हिसाब से, मतलब परसेप्शन में कितना डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट की तरह का तो डिफरेंस है ही। क्योंकि हमारे परसेप्शन में सबसे पहला तो यही है कि मतलब हम पेशेंटली कश्मीरी को सुनना ही नहीं चाहते। कश्मीर को हम सिर्फ अपने चश्मे से देखना चाहते हैं, और जो हमारे नैरेटिव को सूट करता है हम उस पर थोप देना चाहते हैं। जबकि ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है, और ना शायद हो पाएगा। और आप मतलब बहुत सारे आपको हिस्ट्री में भी ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं, नेहरू में मिलते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी तक में मिलते हैं, जब लोग कह रहे हैं कि भाई बिना बातचीत के आप कुछ भी हल नहीं कर सकते हैं। बहुत जो सीनियर सिक्योरिटी एजेंसीज में ऑफिसर्स रहे हैं वो भी इस बात को आज मानते हैं कि भाई बिना। तो परसेप्शन की बात ये है कि आ, हम और आप और जो भी लोग इसको सुन रहे होंगे अभी, वो ये सोचेंगे कि भाई कश्मीर हमारे दिमाग में क्या बताया गया। बचपन से हम यही पढ़ रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, अभी अभिन्न अंग बोलने से आप पूरी हिस्ट्री समझ ही नहीं पाते हैं। अभिन्न अंग आपने जैसे ही बोला तो आपको लगता है कि हाँ ये फिक्स एक टेरिटरी है, लेकिन उसका एक हिस्ट्री है। वो कैसे अभिन्न अंग हुआ और अभिन्न होकर भी अभिन्न नहीं हो पाया, इसके पीछे की पूरी राजनीति है जो जो बताई ही नहीं जाती है। आज के दिन में कोई भी ये नहीं कह सकता मतलब आउट ऑफ द ब्लू कि भाई कश्मीर। अब बहुत रेडिकल लोग कहला जाते हैं जो ये कह देते हैं कि भाई कश्मीर में जनमत संग्रह की बात है, लेकिन अभी पोजीशन ऐसा है कि आप वहां भी उस डिस्कोर्स को नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप एक अपना वो फिलॉसफी देंगे और उधर से कोई दूसरी फिलॉसफी आ रही है। तो अभी कश्मीर में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, और जब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं तो आप सिर्फ एक चश्मे से उस चीज को देखेंगे तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि मैं नहीं समझा पाया इस बात को। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे बुरहान वानी का जो एक बड़ा 2016 जुलाई में बुरहान वानी जो एक मिलिटेंट है, वो इनकाउंटर में मारा गया, एलिजेड इनकाउंटर में। हमें ये बताया गया टीवी के जरिए कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी मारा गया, और उसके बाद से अब जो है शायद हम कश्मीर पे काबू पा लेंगे। लेकिन भान वानी वहां के लिए फ्रीडम फाइटर था, और फ्रीडम फाइटर ऐसा था कि वो यंगस्टर्स में इतना पॉपुलर था कि वो वीडियोस बनाता था,
उसके कई वीडियोस वायरल हो रहे होते थे। और जिस दिन बुरहान वानी के इनकाउंटर की खबर कश्मीर में फैली, तो कर्फ्यू लगने के पहले जैसे जैसे वो अलग अलग एरिया में पहुंच रही थी, कई घरों में उस दिन खाना नहीं बनता है, क्योंकि लोग इतने दुखी हैं कि उनका अपना बुरहान वानी मारा गया। लोगों को ये यकीन था कि बुरहान कभी मारा नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते थे कश्मीर में, जिसमें ये दिखाया जाता था। उसमें आपको बहुत क्लियर, आप उसको शायद एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, उसमें ये था कि इनकाउंटर चल रहा है और वहां से बुरहान वानी भाग रहा है। तो उसकी एक ऐसी हीरोइक छवि थी। लेकिन बुरहान के बाद जब लोग जनाजों में जाने लगे, महिलाएं जनाजों में जाने लगी, तो उसको हमारे टीवी ने कैसे पोर्ट्रे किया कि ये सारी जो महिलाएं हैं, ये जो सारी लड़कियां उन जनाजों में जा रही हैं, वो सारी पोटेंशियल आतंकी हैं, आतंकी समर्थक हैं, इस तरीके से। और जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आप पूरे तरीके से उस कम्युनिटी को एलिनेट कर देते हैं, वो अलगाव और बढ़ता चला जाता है। ये बुरहान वानी का एक एग्जाम्पल है। दूसरा मैं आपको 2019 का बता रहा हूँ। आपको शायद याद होगा कि 5 अगस्त के ठीक 1 दिन या 2 दिन के बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल कश्मीर पहुंचते हैं और वो शोपियान पहुंचते हैं। और शोपियान में वो बिरयानी खाने वाली वीडियोस पूरी वायरल होती हैं और पूरा बताया जाता है कि भाई अब तो शांति है। और उस वीडियो में एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसका नाम है मंसूर अहमद मागरे। मैं उनसे मिला, मंसूर अहमद मागरे से, और वो जो उन्होंने किस्सा बताया, वो मुझे लगता है कि परसेप्शन समझाने का बेस्ट एग्जाम्पल है। मंजूर अहमद मागरे को, क्योंकि वो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष थे उस वक्त और बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में भाग लेते थे, तो उनको वहां की पुलिस ने बोला कि भाई आपको चलना है, आपसे कोई मिलना चाहता है। उनको लगा कि भाई कोई मिलना चाहता है तो ठीक है, वो चलते हैं वहां से। और उनको गाड़ी में, एक एम्बुलेंस में बिठा के लेके आया जाता है, शोपियार बाजार में लेके आया जाता है और उनको अजीत डोभाल से मिलवाया जाता है। अजीत डोभाल उनको बोलते हैं कि भाई अब 370 हट गया है, अब तो विकास डेवलपमेंट होगा। तो वो उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मागरे साहब मुझे बता रहे हैं कि जब मैं ये बात उनसे कर रहा हूँ तो सारे कैमरे मुझे देख रहे हैं, और तब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ तो ट्रैप है। तो उन्होंने अजीत डोभाल से पूछा कि भाई आपका परिचय क्या है। तो उनको किसी ने बताया कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उन्होंने नाम सुना था लेकिन उन्होंने कभी चेहरा नहीं देखा था। अब जब वो वहां से लौटते हैं इस इंसिडेंट के बाद, और बिरयानी खाने वाली फोटो बिल्कुल वायरल हो गई थी टीवी पे, हमारे यहाँ हर जगह चल रही थी। जब वो वहां से लौटते हैं अपने घर पे, और जब वो अपने बेटे को बताते हैं कि मैं अजीत डोभाल से मिलकर आया हूँ, उनका बेटा उनको सीधा ये कहता है कि भाई अब हमें शोपियान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप हर जगह होगे। क्योंकि वो, उनको सेंस लग जाता है कि ये प्रोपोगंडा उनके साथ हो चुका है। अब अब समझिए मंसूर अहमद मागरे की स्थिति क्या हो गई। जिस जगह पे वो इतने साल से सोशल सर्विस कर रहे हैं, वहां के लोग उनको शक की निगाह से देखने लगे। वो समझने लगे कि ये तो इंडियन एजेंट है। और मागरे साहब को उसके बाद वहां की लोकल प्रेस को ये बार बार बताना पड़ा कि वो धोखे में अजीत डोभाल से मिले, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे धोखे से अजीत डोभाल से मिलवाया गया। तो अभी देखिए, यही परसेप्शन की पॉलिटिक्स है, और हमें अधूरी कहानियां बताई जाती हैं हमें उसके। और ये मतलब कश्मीर को लेके ना, हम लोगों को ये बताया ही नहीं गया है कि कश्मीर में इफ एंड बट्स भी हो सकते हैं। कश्मीर में किंतु परंतु लेकिन का कोई ऑप्शन ही हम लोगों को नहीं दिया गया है। उसमें कश्मीर के अलग अलग शेड्स हैं, वो आपको कभी नहीं बताया जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़ा। आपको याद होगा वो मेजर गोगोई का वाक्या, जिन्होंने ह्यूमन स्केल बनाया और वो जीप पे जा रहे थे, आगे लटका मेजर उसको बांध दिया। हाँ। तो मेजर गोगोई को जब ये हुआ तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और पूरे देश में और विदेश में भी उस पर बहुत कंडेमनेशन हुआ कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। हुआ क्या कि उस घटना के कुछ महीने, मेरे ख्याल में अगले साल उनको एक महिला के साथ एक होटल में पकड़ा गया। ये कहानी कहीं कहीं छपी, इंटरनेट पे शायद मिल जाएगी, लेकिन वो कहानी कभी उस तरीके से आई ही नहीं। तो आप और मेजर गोगोई को उसके बाद अवार्ड दिया गया, उन पे कोई उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई, है ना। लेकिन कश्मीर के लोग जो उनके बीच रह रहे हैं, उनके लिए आप समझिए कि ये चीजें, वो इन चीजों को एक्सक्लूसिविटी में नहीं देखते हैं। वो हर चीज को एक सीक्वेंस में देखते हैं, जोड़ कर देखते हैं, और वही से वो परसेप्शन बिल्ड होता है। हमारे यहाँ मेजर गोगोई को ये समझा जा रहा है कि भाई मेजर गोगोई एक ब्रेव सोल्जर है, उन्होंने उस चीज को बचाने के लिए ऐसे किया। लेकिन मेजर गोगोई की और भी शेड्स हैं जो कश्मीरी जानते रहे, जो उन्होंने समझा
मैं आपको एक और मेरे छोटा सा एग्जांपल मुझे बिल्कुल याद आ गया, परसेप्शन से ही जुड़ा हुआ। देविंदर सिंह डीएसपी आपको याद होगा, जिनको 2020 में मेरे ख्याल में उनको पुलिस ने पकड़ा और उन पे ये आरोप था कि उन्होंने 2 टेररिस्ट को वो अपने घर लेकर गए थे और उनको वो दिल्ली तक लेके आ रहे थे। हालांकि देविंदर सिंह या शर्मा, मेरे ख्याल में सिंह है या शर्मा है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो उस डीएसपी को अफजल गुरु वाला और जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसमें भी उनका नाम आया था। उसके बाद फिर से आया और आप देखिए कि उनको अरेस्ट किया गया, वो जेल में रहे, कुछ दिनों तक केस चला और फिर गवर्नर ने वहां पे ये बोला कि भाई इस केस को हम आगे इन्वेस्टिगेट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होगा। अब आप उस आबादी को क्या समझाएंगे जब वहां पे एक, अब इस वक्त एक पत्रकार को उठा लिया गया है, सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा था, और उस आबादी और उसको आप जेल में डाल रहे हैं, उसको अभी एक्सप्लेनेशन का उस तरीके का मौका नहीं मिला है और आपने उसको बिना कुछ किए कर दिया, और किसी पे जो सीरियस एलिगेशंस लगे हैं आपने उसकी जांच नहीं की। तो आप कैसे सोचते हैं कि भाई कश्मीरी आपको उसी तरीके से देखेगा जैसे आपको दिल्ली में कोई बैठ के देख रहा है? तो ये जो एक बड़ा मिसमैच है और इसको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं है। मतलब भरोसा कैसे जीतना है या कैसे एक हीलिंग टच देनी है, उस पे कोई बात नहीं है, उसके कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक जो फिर जो हमारे हिंदी बेल्ट में जो हाँ, एक सेक्शन है जो हर एक बात पे ये कहता है कि जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तब तुम कहाँ थे। हर एक बात का जवाब जब जब ये बहस शुरू होता है तो पहले वो पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, उसके बाद वो ये लॉजिक देते हैं कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा था तब तुम कहाँ थे। तो क्या स्थिति है वहाँ, ग्राउंड रियलिटी क्या है? कश्मीरी पंडित क्या बिल्कुल कश्मीर में नहीं है, और क्या कुछ वहां पर है? जो लोग दरअसल ये बात कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बारे में आप कुछ नहीं बोलते या उनके साथ जो हुआ, मैं कई लोगों से ये बात पूछा और हालांकि मुझे समझ आती है वो बात, लेकिन मैंने जानबूझ के भी कई कश्मीरियों को ये प्रोवोक करते हुए पूछा कि आप कश्मीरी पंडितों पे क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा। तो तो उन्होंने जो मुझे कहा है, मैं मेरे ख्याल में कोट भी है किताब में, उन्होंने कहा कि आप हर एक भारतीय पत्रकार को कश्मीरी पंडितों का 1990 याद रहता है, लेकिन उसके बाद से और आज के दिन में वो हुर्रियत के एक सिंपैथाइजर थे और उन्होंने ये बात मुझसे कही कि आप जो भी भारतीय पत्रकार हैं या जो भी भारतीय लोग हैं, उनके दिमाग में ये फिट कर दिया गया है कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, उनका पलायन हुआ, उनके साथ हिंसा हुई, जो कि सच है, हुई है ना, और वो बहुत ही विभत्स सी घटना है। लेकिन मैं एज अ कश्मीरी कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि मैं एज अ कश्मीरी कह रहा हूँ कि हम उस बात के लिए शर्मिंदा हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि उसके बाद से हमारे झेलम में कितना पानी बह चुका है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? हमारे यहाँ इतने मैसेकेयर्स हो गए, आप उसकी बात करते हैं क्या? आपको सिर्फ एक घटना याद है और मैं आपको ऐसी 50 घटनाएं बता सकता हूँ जहां पे आप कुछ नहीं बोलते हैं और आप अभी भी वहीं पे हैं। दूसरी बात, जो लोग भी ये कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं, शायद उनको ये नहीं मालूम है कि आज भी कश्मीरी पंडित और सिख कम्युनिटी के लोग उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों के बीच रहते हैं। ये परसेप्शन इस तरीके से बनाया गया है कि सारे कश्मीरी पंडित वैली छोड़ के आ चुके हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति नाम का एक संगठन है जिसके अध्यक्ष है संजय टिक्कू। उन्होंने अभी 4 दिन पहले ट्वीट किया है कि उनकी जान को खतरा है, वो टेररिस्ट के रडार पे है। उन्होंने ये ट्वीट किया है बाकायदा। क्या हम और आप इसके लिए कंसर्न हैं, या जो भी वो लोग हैं जो ये बात कश्मीरी पंडितों की कर रहे हैं, क्या वो इसके बारे में उनको मालूम भी है? अभी इस वक्त कश्मीरी पंडितों की जब आप बात करेंगे तो कश्मीरी पंडितों में भी कई लेयर्स हो गए हैं। जो कश्मीरी पंडित जम्मू में है उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं, जो कश्मीरी पंडित दिल्ली या देश के दूसरे राज्यों में चले गए हैं उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं, और जो कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर के अंदर हैं उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। लेकिन हम कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को बिल्कुल माइनस करके चलते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं।
हमारा कंसर्न ये है कि भाई जम्मू में जो लोग रह रहे हैं, अभी आप बताइए सरकार को किसने रोका है उन पंडितों को वापस वहां रिसेटल करने से? क्या हमने और आपने रोका है, या क्या किसी कश्मीरी मुसलमान ने रोका है? लेकिन ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? और ये सिर्फ बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं है, ये कश्मीर को लेके हर एक पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिक्स है। उनको आज तक क्यों नहीं वहां पे बसाया जा सका? उसमें क्या बाधा आ रही है? क्यों अभी तक नहीं हो पाया है? क्यों क्या कश्मीरी पंडित नहीं बसना चाहते वहां पे? वो भी एक केस है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित अब कश्मीर शायद वापस बसने के लिए नहीं जाना चाहते। उनकी यादें हैं वहां पे, वो जाके रहना चाहते हैं, लेकिन वो उस तरीके से अब बसना नहीं चाहते वहां पे। उनको है कि मेरा जमीन हो वहां पे, मुझे वापस अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। उनकी जो स्मृतियां हैं वो उसके सहारे रहे, लेकिन वो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो गया है तो वो नहीं रहना चाहते। और इस वक्त जो आप देखिए, जो गैर मुसलमान और गैर मुसलमान हालांकि ठीक वर्ड नहीं है, गैर कश्मीरियों पे जिस तरीके का अटैक है इस वक्त वहां पे, जो बीच में आपको देखा कि बिहारी मजदूरों को मार दिया गया और इस तरीके की घटनाएं हुई, वो दरअसल एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश थी। अभी भी आप देखिए कि उसमें बहुत कुछ ठोस मिलता नहीं है कि भाई किसने अटैक किया, किस उसने, वो पुलिस के बयान में ही आता है कि भाई फलाना ग्रुप ने वो मारा और फिर वो मार दिया गया। तो हालांकि ये चीजें बहुत ही डाइसी होती हैं, जिसमें एज अ रिपोर्टर आप बहुत कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। आप आपके पास सिर्फ ये स्कोप होता है कि आप ये लिख दें कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है, और उन सब का लबो लुबाब यही है। एक कोशिश देखिए कश्मीर में इस वक्त चलाई जा रही है और जो बहुत विजिबल लगती है, कि जम्मू हिंदुओं का हो जाए और अच्छा, कश्मीर जो है मुसलमानों का हो जाए। अच्छा, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आपको फ्रैगमेंट्स में मिलते हैं, जिससे बार बार ये स्टैब्लिश होता है। अभी जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति की मैं बात कर रहा था, अगर उनके ऊपर ये खतरा है उनकी जान को, और जो वो ट्वीट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि और भी जो कश्मीरी पंडित हैं, उन जो वैली में है, उन पे क्या बीतरी होगी। आप क्यों उनको सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करवा पा रहे हो? मतलब संजय टिक्कू तो ये भी बताते हैं कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है, कि गवर्नर से उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, वो उनसे मिल नहीं पाते हैं। अभी ऐसा है कि कश्मीर के लोग कश्मीरी पंडितों के पलायन और वो जो 90s का वायलेंस है, उनको समझ में आता है कि वो एक बहुत बड़ी गलती थी। कई लोग इस बात को मानते भी हैं, और उस बात को लेके वो बहुत अपोलोजेटिक रहते हैं, और उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उस वक्त के जो गवर्नर थे जगमोहन, उनके रोल पे भी वो बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो बात नहीं होती है उनके रोल पे, गवर्नर जगमोहन के रोल पे। अच्छा, जगमोहन के बारे में ये कहा जाता है कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया, तो दूरदर्शन के एक इंटरव्यू में जब उनसे रेडियो पे पूछा गया कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है, आप उनको क्यों नहीं आश्वासन देते हैं कि भाई आपकी सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जाएगी? जगमोहन वो कहते हैं कि हमने इंतजाम जम्मू में कर दिए। अच्छा, अगर गवर्नर ये बात कह दे, तो इसका एक्सप्लिसिट सा मीनिंग है कि ठीक है, आप जम्मू में जाके रह सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये कश्मीरी आपको बार बार याद दिलाते हैं, और वो पूछते हैं कि आप बताइए फिर कि हमारी जो गलती है वो क्या है। वो कहते हैं कि हमने तो नहीं रोका है उनको अभी वापस आने से। अभी आप उनको क्यों नहीं बसा रहे हैं? आप बसाए ना। हमको कश्मीरी पंडितों से आज के दिन में जो भी ये डीलिमिटेशन और बार बार डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, कश्मीरियों का बिल्कुल कहना है कि ये हमारा डर कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, वो हमारे अपने हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात तंजील, मैं चाहता हूँ कि इसको आप एडिट बिल्कुल ना करें। जो इंडिया में जो हिंदूज हैं मोस्टली, और जो खासकर ब्राह्मण्स हैं, उन उनके कल्चर से बिल्कुल ही अलग कल्चर है कश्मीरी पंडितों का। कोई मेल नहीं है। और वो कश्मीरी पंडित जितना मांस खाते हैं, शायद हमारे यहाँ के लोग नहीं खाते हैं। तो उनको अपने में मिलाने की जो ये एकदम बेजा की कोशिश है। कोशिश है, वो बिल्कुल नाकामयाब कोशिश है, क्योंकि कश्मीरी पंडित उनसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं करते, उनके कल्चर्स बिल्कुल अलग है। तो जो लोग ये चीखते रहते हैं ट्विटर पे और अलग अलग जगहों पे कि आप कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करते हैं, तो वो उनको दरअसल कश्मीरी पंडित नहीं समझते, वो उनको हिंदू समझ रहे होते हैं, और वो उस सेंस में देख रहे होते हैं। लेकिन उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, उनका कल्चर बिल्कुल अलग है हम लोगों से।
तो क्योंकि काफी लंबा हो रहा है, तो आखिर के जो कुछ हाँ सवाल है मेरा जो, हाँ हाँ हाँ। और एक जो इधर जो 370 हटाया जा रहा था, तो एक जो धारणा बनी कि कश्मीर, क्योंकि भारत का जन्नत है, बॉलीवुड फिल्मों ने यही बताया कि हिंदुस्तान में अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में ही है। तो जन्नत को सब खरीदना चाहता है, वहाँ जमीन, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट सब। तो 370 के बाद क्या बदलाव आया? क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले ही स्क्रॉल की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें स्क्रॉल में एक मैं खबर पढ़ रहा था कुछ, कि अब भी इधर के लोग कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे, बल्कि 99% अब भी जो है वहीं के लोग ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहीं के लोग खरीद कर रहे हैं, और बाहर के इधर के लोग जो पूरे जोश में थे जन्नत खरीदने को लेकर, वो अब भी नहीं जा रहे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, अगर इसको लेकर नहीं, कुछ है? ये भी देखिए, ये भी परसेप्शन की ही बात है, जो पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स होती है। जब 370 हटा तो ऐसा लगा कि हमारे बिहार और यूपी के लोग जाके अब जमीन खरीद के वहीं बस जाएंगे। ये एक तरीके का माहौल बनाया गया। अभी मतलब जब मैं उस वक्त 2019 की बात कर रहा हूँ, और जो रियल एस्टेट के लोग हैं जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पे, वो ये कह रहे थे कि आप अगर जमीन कहीं खरीदेंगे तो वहां आप शांति चाहेंगे। सिंपल सी बात है। बिल्कुल। आप एक विवादित जमीन नहीं खरीद लेंगे जाकर। मतलब आप इतने मूर्ख नहीं होंगे कि आप, तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे या जो भी जमीन खरीदने की बात होगी वो जम्मू में हो जाएगी। जम्मू में आपको निवेश भी ज्यादा मिल सकता है और बाहर के लोग भी जम्मू जा सकते हैं। तो जम्मू की एक इमेज ये बनाएगी कि जम्मू में सेलिब्रेशन हो रहा है 370 हटने के बाद। आज जम्मू के लोग सड़क पे हैं और वो गुस्से में है कि भाई उधर तो कोई जा नहीं रहा है, उल्टा तो हमारी उस पे आ गए बाहर के लोग। अच्छा। तो उनके वो भी एक अलग से क्राइसिस में है, क्योंकि कश्मीर में तो कोई नहीं जा रहा है इस वक्त। वो सब जम्मू की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जम्मू रिलेटिवली शांत है। और वो उस तरीके से परेशान है कि भाई ये हमारे हमारे साथ तो अलग ही गेम हो गया है। तो अभी जम्मू के लोग भी बहुत परेशान है। जो जॉब्स में जो रिजर्वेशन की बात है, अगर सबको जॉब्स, एक तो ऑलरेडी जॉब्स नहीं है, और जॉब्स भी अगर उनका सिक्योर नहीं किया जाएगा तो इस 370 का कोई मतलब नहीं था। तो 370 बेसिकली वो बीजेपी और आरएसएस का एक बहुत बड़ा, बहुत सालों से वो एक कोशिश थी, तो उन्होंने उसको अचीव कर लिया। उन्होंने उसको अचीव किया, लेकिन उससे वहां के लोगों पे कोई असर नहीं पड़ा है, उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है अब तक सिग्निफिकेंट। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट हो रही है वो सरकार ही कर रही है, और मोस्टली इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट्स और वो सब चीजें हो रही है वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पे ज्यादा फोकस है। और अभी जब से गवर्नर्स रूल में है जम्मू और कश्मीर, तो अभी पुराने प्रोजेक्ट्स पे ही ज्यादातर काम हो रही है, चाहे वो हाईवेज हो या चाहे रोड्स का वो बिल्डिंग हो। तो जो पुरानी सरकारें थी, जो अप्रूवल जिन प्रोजेक्ट्स को मिला था उन पे ही इस वक्त काम, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नया नहीं है। आपको याद होगा 370 के बाद ये कहा जा रहा था कि इन्वेस्टर्स का मीट होने वाला है कश्मीर में, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी इस वक्त अभी तक नहीं हुआ है, और पता नहीं आगे हो भी पाएगा कि नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि वो सिर्फ 2019 के लिए एक माहौल बनाया गया था। अभी बाहर के लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे बुल्ली बाई का केस चल रहा था, मैं बस एक छोटा सा उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। और लोग ये कह रहे थे कि बुल्ली बाई बहुत खराब है। कश्मीर की महिलाओं ने, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों ने कहा कि जब हमारी महिलाओं को ऑक्शन किया जा रहा था 370 के बाद, कि बाहरी लोग ये कह रहे थे कि हम अब कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे, उस ऑक्शन के बारे में भारतीयों का क्या कहना है? जब वो उस वक्त हंस रहे थे, तो इस वक्त आप बुल्ली बाई को लेकर सेंसिटिव कैसे हो गए हैं? तो हम आप पे कैसे यकीन करें कि आप हमारे एलाई हो सकते हैं? तो ये जो चीजें हैं, तो इसको मुझे लगता है कि एक टोटलिटी में भी देखने की जरूरत है। और मतलब अभी तो सरकार को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे आगे बढ़े एक्चुअली में। और सरकार भी, और वो पॉलिटिकल लीडरशिप से बात भी नहीं कर रही है इस वक्त, और कोई डिस्कशन नहीं है। अभी लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि इलेक्शंस में भी और कितने वक्त लगेंगे। अभी डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बदला गया है, उससे भी थोड़ा बहुत विवाद इस वक्त शुरू हो चुका है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। जाते जाते रोहिन, चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि आपकी जो ये किताब है लाल चौक, ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कितनी आसानी से खरीदी जा सकती है, थोड़ा बताएं। ये किताब इस वक्त अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, और दोनों जगह से खरीदी जा सकती है। और कुछ सेलर्स हैं जो शायद व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध करा रहे हैं किताब, तो वहां से भी, लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी किताब अवेलेबल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहिन। काफी कुछ बात करने को रह गया, लेकिन वीडियो क्योंकि काफी लंबा हो गया, तो हम इसको फिलहाल के लिए यहीं पे एंड करेंगे। तो आप देख रहे थे बहुत बहुत यंग शुक्रिया कि
बहुत बहुत शुक्रिया तंजील मौका देने के लिए, और खास करके मतलब इस किताब को हिंदी में लिखने का पर्पस ही यही था कि मैं उन हिंदी बेल्ट तक पहुंचना चाहता हूं जहां कश्मीर के बारे में कंटेंट है ही नहीं। तो इसलिए जरूरी भी है क्योंकि और मैं भी मतलब मेरा भी शौक है कि मेरी भी किताब एक बड़े पब्लिकेशन से आए, हार्ड कवर में किताब आए और मुझे भी रॉयल्टी बहुत ज्यादा मिल रही हो। लेकिन ये जो मेरा वो काम था वो बेसिकली हिंदी बेल्ट के लिए ही था कि मैं उन तक पहुंचना चाहता था कि उनका कश्मीरियों से कोई इंटरेक्शन नहीं, और मैं चाहता था कि वो कहानियां उन तक पहुंचे। तो आप देख रहे थे यंग एंड एंग्री, ये थे रोहिन कुमार हमारे साथ, जिन्होंने लाल चौक नाम की किताब लिखी है। 26 साल के युवा है, बिहार के गया के। किताब इन दिनों काफी चर्चे में है, जैसा कि हमने आपको बताया। बहुत जल्द मिलेंगे अगले मेहमान के साथ यंग एंड एंग्री में। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।